वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेरी नाम है। सो आज हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन, जो होम्योस्टेसिस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सिर्फ किडनी का हिस्सा नहीं होता है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द किडनी, बल्कि बॉडी का बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है। नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यू नो। एंड स्ट्रक्चरल मीन्स है कि किडनी नेफ्रॉन से बनी होती है, एंड फंक्शनल मीन्स है कि किडनी का काम नेफ्रॉन करता है। किडनी एक ऑर्गन है, लेकिन नेफ्रॉन एक पूरा सिस्टम है। और आपको ये बताऊँ कि हर नेफ्रॉन का बेसिक मिशन होता है कि वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है हमारी बॉडी का, वो स्टेबल रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस ये काम करता है, एंड नेफ्रॉन के जो 5 प्रोसेस काम करता है ना, वो क्या है? फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, आयनिक रेगुलेशन। व्हाट डज इट मीन? अब ये जो ये मैंने आपको 5 स्टेप्स बताएंगे, अभी हम स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो है ना, नेफ्रॉन सिर्फ यूरिन नहीं बनाता, नेफ्रॉन बॉडी का केमिकल स्टेबिलिटी मैनेजर है। जस्ट लाइक कि ये नेफ्रॉन यूरिन के साथ साथ हमारी पूरी इंटरनल सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है, सारे काम कर रहा होता है। अगर नेफ्रॉन फेल हो जाता है ना, सो ब्लड प्यूरिफिकेशन रुक जाती है, टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होते हैं हमारी बॉडी में, पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, और सिस्टमेटिक फेलियर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सिस्टमिक फेलियर मतलब हमारी बॉडी का पूरा होम्योस्टेसिस डिसबैलेंस हो जाता है, हमारा पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए किडनी फेलियर असल में नेफ्रॉन फेलियर होता है। किडनी फेलियर आपने सुना होगा, किडनी फेल हो गई, सो बेसिकली वो किडनी फेल नहीं होती, वो नेफ्रॉन फेल हो जाता है आपका। और नेफ्रॉन मेंटेन्स होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग कंपोजिशन, वॉल्यूम एंड ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। सो इसका बहुत ज़्यादा मेन इंपैक्ट होता है। मतलब ये एक तो अगर मैं आपको वन लाइन में इसको डिस्क्राइब करूँ कि नेफ्रॉन जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक होता है, बट इसका फंक्शन जो है ना वो मैक्रोस्कोपिक होता है। डू यू अंडरस्टैंड कि माइक्रोस्कोपिक होता है बट इसका फंक्शन मैक्रोस्कोपिक होता है। मतलब इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है हमारी बॉडी में अगर ये काम करना रुक जाए। स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसकी मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट्स व्हाई नेफ्रॉन इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज बायोलॉजिकली एसेंशियल फॉर लाइफ। नेफ्रॉन बॉडी का क्लीनर नहीं होता, नेफ्रॉन बॉडी का कंट्रोलर होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नाउ ये देखिए, नेफ्रॉन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। इसमें ये जो फर्स्ट यहाँ से जो आएगी वो एफरेंट आर्ट्रियोल होगा, और यहाँ से एफरेंट, ये इफ्रेंट है, ये एफरेंट है, ये याद रखिएगा। जो जाती है वो इफ्रेंट, और जहाँ से निकलता है वो इफ्रेंट, एफरेंट और इफ्रेंट, ये याद रखिएगा। अच्छा, एफरेंट वाले में जो है ना जुक्स्टाग्लोमुलर सेल्स होते हैं। लेट मी शो यू। जुक्स्टाग्लोमुलर सेल्स होते हैं जिनको जेजी सेल कहते हैं। यहाँ बोमेंस कैप्सूल है, एज यू नो, और ये ग्लोमुलस होता है। फिर ये सारे वेजर रखता है, ये जो पूरा बंडल आया हुआ ये वेजर रखता है। ये डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ये असेंडिंग लिम्ब, और ये लूप ऑफ हेनल होता है, हेनल। ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है। अच्छा, ये जो कैपिलरीज आ रही है इनको क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। नाउ ये कॉर्टेक्स पार्ट होता है, ये मेडुला। अब ये किस तरह डिटरमाइन करें कि कॉर्टेक्स कौन सा है, मेडुला कौन सा है? याद रखिएगा कि ये जो हमारा बोमेंस कैप्सूल है ना, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, दैट इज डार्क, एंड जो नीचे वाला पार्ट है मेडुला, दैट इज लाइट पोर्शन होता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट है, और ये मेडुला पोर्शन अभी देखें, अब मैंने यहाँ परसेंटेज भी मेंशन की हुई है कि हमारा कॉर्टेक्स पोर्शन कितना होता है, 70%, एंड मेडुला पोर्शन होता है हमारा 30%। अब हम आते हैं नेफ्रॉन की टाइप्स पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल एंड जुक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल कितने होते हैं? 70, जिसको हम कह सकते हैं 85%, एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की तो पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला ये पार्ट है, पार्ट की परसेंटेज अलग होती है, और नेफ्रॉन की परसेंटेज हमारी बॉडी में अलग होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होता है, एंड जुक्स्टामेडुलरी 15% होता है। कॉर्टिकल की पहले मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, देखें। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है कि उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, वो नीचे तक नहीं जाता, मतलब उसका लूप ऑफ हेनले होता ही नहीं है। फर्स्ट, जिस तरह ये मैंने आपको ड्रॉ किया, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बस यही स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर का, ये देखें, एब्सेंस ऑफ लूप ऑफ हेनले। बट ये जो हमारे पास जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है, इसमें लूप ऑफ हेनले होता है, प्रेजेंस ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है। अब लूप ऑफ हेनले की वजह से क्या होता है, इसमें H2 कंजप्शन कम होती है, एंड यहाँ नॉर्मल H2 कंजप्शन होती है, मतलब वाटर की कंजप्शन यहाँ नॉर्मल होती है, बट यहाँ कम होती है, क्योंकि यहाँ लूप ऑफ हेनले भी एक पोर्शन ऐड हो जाता है, बट यहाँ एब्सेंस होती है लूप ऑफ हेनले में। से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉर्टिकल में एब्सेंस है एंड जुक्स्टा में प्रेजेंस है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना जुक्स्टामेडुलरी एपरेटस। अब जुक्स्टामेडुलरी एपरेटस में हमारा, तो जुक्स्टामेडुलरी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये देखें, ये बोमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। अच्छा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में हमारे मिकुलर डेंसा सेल्स होते हैं। क्या? मिकुलर डेंसा सेल्स, याद रखिएगा। अच्छा, इन दोनों, ये इफरेंट है और ये एफरेंट। इतना तो मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ से जो जाएगी वो एफरेंट है, और जो बाहर की तरफ जाएगी वो इफरेंट है। एफरेंट के अंदर जेजी सेल्स होते हैं, जो रेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, रेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। लेसिस सेल्स जो है ना, वो इन दोनों के बीच में एक रीजन होता है जहाँ लेसिस सेल्स होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर था। और इसी तरह पूछा जाता है कि बिटवीन द बोमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कौन से सेल्स होते हैं, उससे लेसिस सेल्स। अगर आपके पास आता है कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में कौन से सेल्स होते हैं, मिकुलर डेंसा सेल्स। और इस तरह आ सकता है कि एफरेंट आर्ट्रियोल में कौन से सेल्स होते हैं, जो जेजी सेल। जेजी सेल का फंक्शन क्या होता है? रेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। रेगुलेटिंग फंक्शंस ऑफ किडनी। अब फंक्शंस ऑफ किडनी पे हमारा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में देखें, ये हमारा है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये हमारा पोडोसाइट्स है, इनको आयनोसाइट्स भी कहते हैं। यहाँ हमारा आ गया फिल्ट्रेट, ये जो सारा हमारा होगा वो फिल्ट्रेट होगा। सबसे पहले मैं आपको रीजन की डिटरमाइन करना सिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो सेल्स है यहाँ दिख रहा है आपको, वो है फेनिस्ट्रा सेल्स। और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, जो इन दोनों के बीच में रीजन है, ये जो रीजन, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहना है? बेसमेंट, ये वाली मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये ए है एंड ये ई है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा
कि हमारा जब एफरेंट आर्ट्रियोल और ये इफरेंट आर्ट्रियोल, ए का मतलब क्या है एफरेंट और ई का मतलब क्या है इफरेंट, तो हमारी अल्ट्राफिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिल्ट्रेट आएगा यहाँ से कम्युनिकेट करके फिर एफरेंट से जाएगा और इफरेंट से रिलीज होगा। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन किस तरह होगी देखें। द प्रेशर विद इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज 60 mmHg। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो प्रेशर होता है वो 60 mmHg का होता है। दिस प्रेशर इज जनरली प्रेजेंट विद इन अ वेना कावा। अच्छा, ये प्रेशर जनरली प्रेजेंट होता है ना वो वेना कावा में होता है। याद रखिएगा हमारी जो प्रेशर ये 60 mmHg का प्रेशर है वो वेना कावा का प्रेशर है, वेन का प्रेशर है। अब पासिस टू बोमेंस कैप्सूल और बैरियर, ये बहुत ज़्यादा समझ लें बहुत मेन पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है। ये बल्कि हमारे एमडी के MCQ में भी आए थे। अच्छा, बोमेंस कैप्सूल में पहली बात बोलना है कि हमारा बोमेन कैप्सूल है, जिस तरह को आपको पता है ना ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है। अब ये इसमें बताना है कि यहाँ से कौन कौन से फिल्ट्रेट कौन कौन सी चीज़ें सब्सटेंस पास आउट हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बैरियर होंगी जो पास आउट नहीं होंगी। सबसे पहले कौन सी चीज़ें पास आउट हो सकती हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूलर जो स्मॉल होंगी और जिनका पॉजिटिव चार्ज होगा दैट कैन पास, ठीक है। अब बैरियर पे आए तो बैरियर क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन इंटर नहीं हो सकती, ब्लड सेल्स इंटर नहीं हो सकते, नेगेटिव चार्ज इंटर नहीं हो सकते एंड लार्ज मॉलिक्यूलर साइज इंटर नहीं हो सकता। अच्छा, ब्लड किडनी में कितना जाता है, ब्लड किडनी में जाता है 1100 to 1200 ml पर मिनट और फिल्टर कितना होता है 180 लीटर पर डे। फिल्ट्रेशन पे हम बात करें, फिल्ट्रेशन किसको सपोर्ट करती है और किसको सपोर्ट नहीं करती। सपोर्ट किसको करती है, जीएचपी को। जीएचपी क्या है, ग्लोमुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट इज अबाउट 60 mmHg। और किसको सपोर्ट नहीं करती, सीएचपी दैट इज कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट इज अबाउट 20 mmHg। ब्लड कोलेटल ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम बीसीओपी कहते हैं उसको भी सपोर्ट नहीं करती दैट इज 30 mmHg। तो ये फिल्ट्रेशन किसको सपोर्ट करते हैं किसको सपोर्ट नहीं करती, ये सिस्टम्स के नेम है। पर मिनट द फिल्ट्रेट विच रिलेटेड टू अप्रोक्सीमेटली पर मिनट कितना फिल्ट्रेट होता है हमारा 700 to 750 ml। ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन एज AMF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ANF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एलिमिनेशन। मतलब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंड वाटर की एलिमिनेशन कौन करता है, एंटी नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, ये फैक्टर भी कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा ANP इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से रिलीज होता है ANP और जिसकी फुल फॉर्म है एंटी नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड और वी कैन से एंटी नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, इसलिए F भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ P भी लिखा हुआ है, इसलिए यूज कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में मैं आप लोग को बताती हूँ किस तरह। अब ये सबसे पहले ये PCT है, ये तो हमें पता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज थी हमारी, ये डिसेंडिंग लेम है या सेंडिंग लेम है, यहाँ हमारा कलेक्टिंग डक्ट था। अच्छा, यहाँ देखें किस तरह स्टार्ट होगा। हमारी 70% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो 30% रिमेनिंग होता है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैंडल करता है। अब किस तरह, जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है ना, डिसेंडिंग लिम्ब ये किसको रीअब्सॉर्ब करती है, ये सिर्फ वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है, ठीक है। और असेंडिंग लिम्ब है वो सॉल्यूट्स को करती है। सॉल्यूट्स मीन जैसे हमारे सोडियम हो गया, क्लोरीन आइंस हो गए, सोडियम आइंस हो गए, ये आइंस को करती है बेसिकली, सॉल्यूट्स को करती है, आइंस को करती है असेंडिंग लिम्ब। तो हमारा इस तरह एब्जॉर्प्शन चल रहा है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का करता है वर्क्स ऑन हार्मोनल इन्फ्लुएंस, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन। मतलब जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ना वो सिर्फ वर्क किस पे करता है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस पे, कहाँ हार्मोन ज़्यादा करना है कहाँ कम करना है, और वो हार्मोन कौन से होते हैं, एंटी डायरेटिक एंड एल्डोस्टेरोन। ना हम ट्यूबुलर सर्कुलेशन हमने पढ़ लिया है, अब हमें पता होना चाहिए काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म, व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेजर रखता है हमारा। अब यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ इसको फुल उर्दू में लिखा है ताकि आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले PCT से वाटर निकलेगा, फिर DCT से सोडियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस निकले। कैसे, ये देखें, ये हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से सबसे पहले वाटर निकलेंगे ताकि डिसेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सोडियम एंड क्लोरीन आयंस निकलेंगे ताकि असेंडिंग लिम्ब उन सॉल्यूट्स को रीअब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट से फिर क्या निकलेगा, अमोनिया NH3 को अमाइन कहते हैं, हाँ, जिसको हम यूरिया कहते हैं, यूरिया निकलेगा। तो कलेक्टिंग डक्ट है ना, उसमें से यूरिया निकलेगा। फिर क्या होगा, ब्लड DCT की तरफ से घूमता हुआ आ रहा था, उसने नोटिस किया कि सॉल्यूट का लेवल तो बहुत बढ़िया है, तो उसने PCT पर जाकर रीअब्जॉर्प्शन वाटर की और फिर उसने सॉल्यूट को रिजॉर्ब करना शुरू किया। अब देखें, कराने के लिए रेनिन से एल्डोस्टेरोन रिलीज किया जिससे सॉल्यूट रिअब्सॉर्ब हो। अब H2 और सॉल्यूट बैलेंस हो गए हैं। अब यहाँ इस पूरे डिस्क्रिप्शन का क्या मीनिंग था, यहाँ देखें, हमारा जो ब्लड होता है ना वो कहाँ से घूमता हुआ आएगा, वो हमारा ब्लड आएगा DCT से। ब्लड हमारा PCT से नहीं रिचेक करता, वो DCT से आता है। जैसे कि ब्लड यहाँ से आ रहा है, वो रिचेकिंग कर रहा है ये कहाँ वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कहाँ सोडियम और क्लोरीन आयंस नहीं हुए हैं। जब उसने देखा कि सॉल्यूट का लेवल यहाँ बढ़ गया है, अब जैसे यहाँ रिलीज हो जा रहा है सोडियम क्लोरीन आयंस, तो उसने क्या किया, ब्लड ने वहाँ जाके उनको बोला, डिसेंडिंग लिम्ब को ऑर्डर किया कि वाटर रिलीज करवाओ ताकि बैलेंस हो। तो वाटर रिलीज होना शुरू हो गया। अब जब वाटर रिलीज होने के चले गया तो सॉल्यूट को भी तो रीअब्सॉर्ब करवाना है ना, तो सॉल्यूट को रीअब्सॉर्ब करवाने के लिए क्या किया, रेनिन से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाया। अब रेनिन, मैंने आपको क्या बताया, रेनिन सेल्स होता है, जेजी सेल्स क्या करवाते हैं, रेनिन प्रोड्यूस करवाता है। तो रेनिन ने क्या किया, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाया, जो उसके बाद वाटर और सॉल्यूट क्या हो गया, हमारा बैलेंस। मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारा ब्लड चेकिंग करते हैं और जो भी हमारे आयंस डिसबैलेंस होते हैं, वाटर डिसबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होते हैं, तो उसको बैलेंस करना होता है। उसको कलेक्टिंग डक्ट में जो चीज़ें ज़्यादा हो रही होती है उसको रीअब्सॉर्ब करवाना होता है, और जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट करवाना होता है। नाउ वी गोना डिस्कस रेनिन किस तरह एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है। सबसे पहले DCT के जो मिकुलर डेंसर सेल्स थे ना, जेजी सेल ने उससे कम्युनिकेट किया
DCT के मिगुलेट सेल्स से कम्युनिकेट किया। जब कम्युनिकेट किया तो सॉल्यूट का लेवल बढ़ गया था, तो किडनी ने रेनिन सेल्स को रिलीज़ किया। जब जैसे ही रेनिन सेल को रिलीज़ किया तो फिर रेनिन ने वर्क करना स्टार्ट किया। अब रेनिन ने कैसे वर्क किया? रेनिन पहले गया, किडनी से रेनिन निकला, ये तो मैंने आपको बता दिया। किडनी से रेनिन निकलने के बाद उसने लीवर से एंजियोटेंसिनोजिन जो निकला था ना, उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। देन लंग्स से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम निकला था, जिसको हम एस भी कहते हैं, उसने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 को। देन एड्रीनल ग्लैंड जो था हमारा, एड्रीनल ग्लैंड में क्या हुआ? एंजियोटेंसिन 2 गया और वापस में क्या है? एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन ने क्या करवाया? वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाई और जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज था उसको इंक्रीज करवाया, वेजोकंस्ट्रिक्शन उसकी वजह से हो पाया। तो ये पूरा हमारा रेगुलेशन थी, किस तरह वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, आयनिंग बैलेंस होता है बेसिकली। सो इस तरह हमारा पूरा प्रोसेस चल रहा होता है थ्रू आउट। आज का लेक्चर यहीं तक था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक होने वाला है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारी डिफरेंट एक्टोथर्म होते हैं, एंडोथर्म होते हैं, होम्योथर्म, किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं और हम ह्यूमन बॉडी हम लोग किस तरह कंट्रोल करते हैं अपने एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी मोस्ट इंपॉर्टेंट और कल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देगा। अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।